Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds, and I hope that you all are doing great. ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो अभी एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर में है एंड अभी दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। लास्ट ईयर दिसंबर सेशन में मेरे साथ फर्स्ट ईयर के काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ गए थे जिन्होंने लास्ट ईयर अपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए थे इसी टाइम दिसंबर में। नाउ गाइस, वेलकम टू द सेकेंड ईयर वीडियोज़। सो MPSC 1 के अंदर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को कवर करेंगे जैसे हमने लास्ट ईयर किया था। अगर उसमें से कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप हमारे साथ 2024 से जुड़े हुए हो। ओके, नाउ आंसर्स जैसे हमारी वीडियोस में हमेशा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होते हैं सेम वैसे ही रहेंगे। बट एक चीज़ देखो कि पता है MPSC 1 के कुछ पुराने वीडियोस भी चैनल पे अवेलेबल हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी ना मेरे ओल्ड वीडियोस को भी देख लो एक बार, ताकि उसमें जो क्वेश्चंस मैंने कवर करवाए हुए हैं वो आपके हो जाएं। एंड फिर फ्यूचर में जब हम रिवीजन क्लासेस लेके आएंगे ना, तो आप लाइव क्लासेस में हमारे साथ जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप चैनल को, ताकि जब भी लाइव क्लास का कुछ भी लिंक वगैरह, मैराथन सेशन का कोई लिंक अपडेट होगा तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गई कि MPSC 1 का जो गेस्ट पेपर है वो आप परचेज कर सकते हो और उसके नोट्स को भी परचेज कर सकते हो। अगर आप उन्हें ख़रीदना चाहते हो तो आप हमारे इस नंबर पे हमें टेक्स्ट करके गेस्ट पेपर्स को बाय कर सकते हो। लास्ट ईयर हम कोई भी गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, ना ही कोई नोट्स, बट इस साल हमने स्टार्ट किया है, मतलब लास्ट जून सेशन से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट के बारे में आपको बात करनी है। पर्यावरण बनाम विकास बहस की आपको व्याख्या करनी है। तो पर्यावरण के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में जो ये डिबेट है आखिर ये किससे रिलेटेड है, पहले हमें ये समझना होगा। तो पर्यावरण बनाम विकास विवाद यह चर्चा करता है कि देश आर्थिक विकास और प्रकृति की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाए। अब कोई भी नई कंट्री है मान लो, तो उसके सामने क्या मुद्दा रहता है कि उसको अपना आर्थिक विकास करना है, बट आर्थिक विकास के साथ साथ हमें क्या प्रॉब्लम इशू करनी पड़ती है कि जो हमारा नेचर है ना वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो चैलेंज है वो यही है कि हम कैसे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ भी मेंटेन करें और साथ ही साथ हम अपने नेचर को भी प्रोटेक्ट करें। तो यही डिबेट है। अब डेवलपमेंट क्या है? अब डेवलपमेंट में तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ आती हैं, रोड्स, जॉब, सारी चीज़ें आ रही हैं, बट उसकी वजह से जो इशू क्रिएट हो रहा है वो क्या है गाइस? वो है पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज का इशू जो आज हम भारी मात्रा में देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। द चैलेंज इज़ टू ग्रो विदाउट डिस्ट्रॉइंग द इकोलॉजिकल बेस दैट सपोर्ट्स लाइफ। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो हमारा इकोलॉजिकल बेस है, जो हमारा नेचर है, उसको डिस्ट्रॉय किए बिना हम कैसे ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। तो चुनौती यह है कि ऐसा विकास हो जो जीवन को सहारा देने वाले पर्यावरण को नष्ट ना करे। अब आ जाता है कि ये डिबेट क्यों एग्जिस्ट करता है, आखिर ये डिबेट क्यों है। तो देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिक्वायरमेंट होती है? रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, मिनरल्स की, लैंड एंड वाटर की, और हमें इन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करना है। बट अगर हम इसको बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में यानी कि फास्ट पेस पे यूज़ करते हैं तो वो हमारे इकोसिस्टम को डैमेज करता है। सो ऑन द अदर हैंड, स्टॉपिंग डेवलपमेंट हार्म्स एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन, देयरफॉर बोथ साइड्स कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। तो दोनों चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट है। क्या कॉन्फ्लिक्ट है, समझो इसको। क्या कि विकास को रोकने से रोजगार और गरीबी उन्मूलन प्रभावित होगा और विकास को करने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। तो दोनों पक्षों में क्या रहता है? टकराव। अब जब टकराव रहेगा तो हमें दोनों पक्ष पढ़ने पड़ेंगे। डेवलपमेंट के लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, उन दोनों पे एक बार नज़र मार लेते हैं। तो डेवलपमेंट के लिए क्या आर्ग्यूमेंट होता है कि जो लोग डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि यार कि जो गरीबी है ना वो जो डेवलपमेंट है ना वो आपकी गरीबी को कम कर रही है और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर रही है। तो आप क्यों नहीं डेवलपमेंट करना चाहते जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रहा है? और वो लोग कहते हैं कि आपके रोड्स डेवलप हो रहे हैं, आपकी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, आपका दुनिया में नाम हो रहा है, एज अ नेशन जो है आपकी वाहवाही होगी, राष्ट्र की आपकी प्रगति होगी जब आप डेवलपमेंट करोगे।
और इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो गरीबी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। तो ये वो लोग कहते हैं जो डेवलपमेंट के साथ हैं। अब यहाँ पे उन लोगों की बात भी सुनते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए वकालत करते हैं। एनवायरनमेंट डैमेज से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स आ रहे हैं, हर जगह सूखा पड़ रहा है और लोगों को कितनी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली का हाल देखें तो यहाँ पे पॉल्यूशन इतना है कि लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, सांस लेने में हर तरीके की दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, स्किन प्रॉब्लम्स, ठीक है, लंग इश्यूज और भी कई सारे इश्यूज हैं। तो हम देखते हैं कि डेवलपमेंट तो बहुत हो गया, ठीक है, मेट्रो तो जगह जगह फैल गई कोने कोने तक, बट उसका जो एक नुकसान हम लोग आज चुका रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एक्सेसिव अगर हम यूज़ करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। फ्यूचर जनरेशन को नहीं पता होगा कि ये रिवर क्या होती है, उसको सिर्फ क्या मिलेगा रिवर की जगह, कुछ एक गंदा, जो रिवर्स हैं वो गंदे नालों में परिवर्तित होती जा रही हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काफ़ी ज़्यादा थ्रेट हो जाता है। और इकोलॉजिकल बैलेंस ज़रूरी है अगर हमें लोगों को वाटर सिक्योरिटी देनी है, एग्रीकल्चर करना है, तो जैव विविधता के लिए भी इतने सारे फ्लोरा एंड फौनाज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डिबेट है, आप इसके मतलब डेवलपमेंट के आर्ग्यूमेंट्स भी लिखाना और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के आर्ग्यूमेंट्स भी लिखाना। अब क्या किया जा सकता है, क्या कोई बीच का रास्ता है? तो हाँ, मिडल पाथ है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आप सभी को पता होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं लेकिन मतलब उनको एक्सप्लॉइट नहीं करते, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना, फॉरेस्ट एंड वाटर को कंजर्व करना, ये सारा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है। ज़रा एक बार इंडिया के केस पे नज़र भी मार लेते हैं। तो इंडिया फेसेस हाई पॉपुलेशन प्रेशर and development needs but also severe pollution and climate threat। तो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ज़रूरत है कि डेवलपमेंट को भी बढ़ाया जाए, लेकिन पॉल्यूशन एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो क्वालिटी है वो एयर की पूरी ख़राब हो चुकी है, पूरा का पूरा जो क्लाइमेट की क्वालिटी पूरी नीचे गिर चुकी है। तो सरकार को कुछ ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह यूज़ करके एफॉरेस्टेशन यानी कि नए नए वृक्षों को लगा के, जिसको हम कहते हैं वृक्षारोपण करके, सरकार को कुछ करना चाहिए जिससे कि हमारा विकास भी हो और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। फिर आप कंक्लूजन में बताएंगे कि ये जो डिबेट है, एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट, इज अबाउट चूजिंग अ पाथ दैट अलाउज ग्रोथ विदाउट इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन। क्या आपको ये पॉसिबल लग रहा है कि ग्रोथ विदाउट इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है? मतलब इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और लोगों का जो इसमें मुझे लगता है कि सहयोग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप कॉपरेट करते हो तो एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का, हरित तकनीकों का यूज़ करना है, जनता में अवेयरनेस फैलानी है, तभी हमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी मिलेगी। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ गाइस चलेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन पे जो बात करता है नॉन अलाइनमेंट एंड नेहरूवियन कॉन्सेंसस की। तो दोस्तों नॉन अलाइनमेंट क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। जब हमारा वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था तो उसके बाद फिर एक ऐसी स्थिति हुई कि जो दुनिया है वो दो खेमों में बट गई। एक खेमा हो गया यूएसएसआर का और दूसरा हो गया यूएसए का। इंडिया जो कि 1947 में आज़ाद हुआ, तो इंडिया के पास ऑप्शन था कि या तो वो यूएसएसआर में चला जाए या वो यूएसए के साथ जुड़ जाए। और ये कोई बाहरी लड़ाई नहीं थी, बस ये क्या थी, आपकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई, यानी कि विचारधारा की लड़ाई। अब आप कहेंगे कि ये विचारधारा की लड़ाई आखिर कैसे थी? तो देखो, जो यूएसएसआर है उसकी आइडियोलॉजी थी कि वो आपका साम्यवाद को मानते थे, ठीक है, कम्युनिज्म जिसे हम कहते हैं। और वहीं जो यूएसए है वो आपका पूंजीवाद को मानता था, ठीक है। तो भारत के पास ऑप्शन था, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत को अपनी इकोनॉमी कैसी बनानी है, क्या वो साम्यवादी रास्तों पे चलेगा या फिर वो पूंजीवादी रास्तों पे चलेगा। तो हम क्या देखते हैं कि भारत ने अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया, मिक्स्ड इकोनॉमी बना दिया। तो ना ही सारी चीज़ें प्राइवेट रहीं और ना ही सारी चीज़ें क्या रहीं, आपकी पब्लिक यानी कि सरकार के हाथों में नहीं। तो पहला स्टेप इंडिया ने क्या ले लिया इसके अंदर, मिक्स्ड इकोनॉमी का ले लिया। फिर इंडिया के पास एक ऑप्शन आया, देखो यूरोप जो था उस टाइम पे, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जो यूरोप था वो तो बटा ही हुआ था। उसमें से कुछ ऐसे देश थे जो यूएसएसआर के साथ जुड़े हुए थे, बाकी के यूएसए के साथ जुड़े हुए थे।
फिर इंडिया ने सोचा कि अब मैं नया नया आज़ाद हुआ हूँ और मतलब कि अगर मैं फिर से किसी ब्लॉक में चला जाता हूँ तो फिर मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी, तो मेरे जो खुद के डिसीजंस हैं वो कैसे होंगे। तो इस वजह से नेहरू जी ने उस टाइम पे क्या स्टार्ट करा था दोस्तों, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि वो किसी भी खेमे के साथ नहीं जाना चाहते थे। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान और चाइना एक हो जाते हैं और यूएसए उसकी मदद करता है, जब हमारी वॉर होती है उनके साथ, तो वहाँ पे हमें भी यूएसएसआर यानी कि रशिया के साथ एक दो चीज़ें हमने भी की थी। ठीक है, तो बाद में हुआ, बट स्टार्टिंग में हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की थी। और नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट था हमारा, उसमें हमारे जैसे और भी देश बाद में आके जुड़ गए थे। एक चीज़ आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देती हूँ, चलो क्या क्वेश्चन रहेगा आपका? क्वेश्चन रहेगा, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से देश थे जो हमारे साथ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में शामिल थे। जब आप इसको सर्च करोगे तो आप इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन पढ़ लोगे। तो समझ गए? तो नॉन अलाइनमेंट यानी कि गुट निरपेक्षता। तो नॉन अलाइनमेंट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अप्रोच रही है इंडिपेंडेंस के बाद, लीड बाय जवाहरलाल नेहरू। इट meant that India would not formally join any military bloc during the Cold War। तो कोल्ड वॉर चल रहा था किसके बीच में? यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में, और इंडिया ने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया था। नेहरूवियन कॉन्सेंसस क्या होता है अब? तो गाइज, नेहरूवियन कॉन्सेंसस यानी कि नेहरूवियन सर्वसम्मति जो है एक ब्रॉड एग्रीमेंट है इंडिया में, जिसमें नेहरू जी के जो प्रिंसिपल्स है ना उनके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या है वो आगे समझेंगे अभी। पहले एक बार नॉन अलाइनमेंट पे नजर मार लेते हैं। तो नॉन अलाइनमेंट आप लोग समझ ही गए हो, यूएसए यूएसएसआर के किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना। इंडिया ने ऐसा क्यों किया? तो उसके पीछे कई सारे कारण थे। तो क्योंकि इंडिया अपनी ऑटोनॉमी को बरकरार रखना चाहता था, यानी कि अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखना चाहता था। अभी अभी तो ब्रिटिशर से आज़ाद हुए थे, फिर किसी के साथ जुड़ जाएं क्या? उसके बाद सरकार इंडिया कोई भी तरीके का मिलिट्री अलायंस ना बनाते हुए अपने देश के डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहता था। हमारे देश का विभाजन हुआ था, हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, हमारे देश में बहुत ज़्यादा भुखमरी थी। तो उस टाइम पे मिलिट्री अलायंस बनाने का कौन सोचेगा? वो तो डेवलपमेंट के बारे में ही सोचेंगे ना। एंड हमें वर्ल्ड में पीस भी प्रमोट करना था। अब आप सभी को पता ही है कि उस टाइम पे गांधी जी के विचारों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे हम लोग। तो हमें तो नॉन वायलेंस और पीस को प्रमोट करना था, हम क्यों किसी के साथ जुड़ेंगे? एंड टू गेट सपोर्ट फ्रॉम बोथ ब्लॉक्स व्हेन रिक्वायर्ड। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, भाई इस पे तो स्टार लगाना पड़ेगा, वो क्या कि अगर मैं एक के साथ जुड़ जाता हूँ तो दूसरा मेरी मदद नहीं करेगा, तो मैं किसी के साथ नहीं जुड़ूंगा। जब मौका पड़ेगा तो जो दोनों से मदद मांग लूंगा। ठीक है, इसके बाद है इंडिया इमर्ज्ड एज अ लीडर ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस। तो हमारे साथ साथ फिर जो और दूसरे भी आज़ाद हुए देश थे ना नए नए, वो भी हमारे साथ जुड़ गए थे। अब हम समझेंगे नेहरूवियन कॉन्सेंसस को कि नेहरूवियन सर्वसम्मति क्या है। सो द नेहरूवियन कॉन्सेंसस रेफर्स टू द ब्रॉड पॉलिटिकल एग्रीमेंट इन इंडिया ऑन नेहरू की आइडियाज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो नेहरू जी के जो भी आपके आइडियाज़ हैं वो सभी नेहरूवियन कॉन्सेंसस का हिस्सा हैं। कौन कौन से आइडियाज़ हैं? तो देखो, डेमोक्रेसी को वो बढ़ावा देते हैं, उनके वजह से ही इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई। सेक्युलरिज्म को वो बढ़ावा देते हैं, लाइक व्हाट इज सेक्युलरिज्म, कि भाई सारे धर्मों को बराबर का सम्मान देना। मिक्स्ड इकोनॉमी मैंने आपको बता ही दिया, प्राइवेट सेक्टर और स्टेट सब मिलके काम करेंगे। और प्लानिंग की शुरुआत करी उन्होंने, 5 ईयर प्लान्स रहेंगे डेवलपमेंट के लिए। स्टेट इंटरवीन कर सकता है पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए, नॉन अलाइनमेंट उन्होंने ही स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज़ें नेहरूवियन कॉन्सेंसस में आ जाती हैं। सो नॉन अलाइनमेंट एंड द नेहरूवियन कॉन्सेंसस प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग मॉडर्न इंडिया। ठीक है, आधुनिक भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने। जहां गुट निरपेक्षता ने भारत की वैश्विक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा, वहीं नेहरूवियन सर्वसम्मति ने लोकतंत्र, योजना और धर्मनिरपेक्षता के लिए एक ढांचा प्रदान किया। आई होप कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे गाइज। आप किसी भी मीडियम के हो, बस आपको पॉइंट्स को समझना है, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनते और याद करते चलना है, तब भी आप बहुत इजीली पास हो जाओगे। सेकेंड ईयर में गाइज आपके 8 एग्जाम्स होने वाले हैं। मैंने सेकेंड ईयर की, ये मेरी पहली वीडियो है MPSC 001 की। इसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हर बच्चे के पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं।
सब ने अपने अपने सब्जेक्ट्स जो हैं चूज़ किए होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के वीडियोस को अपलोड करूँ, जिसमें से मेन तो मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपका जो सब्जेक्ट कोड्स हैं वो कौन कौन से हैं, सो दैट मुझे एक आइडिया रहेगा कि कौन से बच्चे ज़्यादा हैं, मुझे क्या काम पहले करना है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जिसमें आपको इकोनॉमिक कॉपरेशन बताना है इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में जो कॉपरेशन है। इंडिया और सेंट्रल एशिया हैव इंक्रीज देयर इकोनॉमिक कॉपरेशन इन रीसेंट ईयर। अभी शुरुआत के सालों में हम देखते हैं कि मध्य एशिया के साथ हमारे जो व्यापार वगैरह है ना, वो काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है, बढ़ गया है। क्यों? अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो क्योंकि हमें वहाँ से एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे रिच ऑयल, गैस और यूरेनियम के रिजर्व्स हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट हैं। और यूरेशिया तक हमारी कनेक्टिविटी भी इनके वजह से हो पाती है। यहाँ पे लार्ज मार्केट्स हैं फार्मास्यूटिकल्स की, आईटी सर्विस, मशीनरी, उन सब चीज़ों के लिए लार्ज मार्केट यहाँ पे अवेलेबल है। और एक जियोपॉलिटिकल बैलेंस बना के रखने के लिए, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम दूसरे देशों के साथ अपने अलाइंसेस को मजबूत करें। इसके बाद कौन कौन से मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पे ये हमें कॉपरेट करते हैं, जैसे कि इंडिया वहाँ से यूरेनियम लेता है कजाकिस्तान से, और एक ये तापी करके गैस पाइपलाइन है जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल्स वगैरह में हमारा इनके साथ व्यापार है। और इंडिया ने आईटी सेंटर्स को वहाँ पे सेटअप किया है, इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो इंडिया को सेंट्रल एशिया वाया ईरान जोड़ने के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्ट वाले प्रोजेक्ट्स हैं, तो सी लैंड रूट को जोड़ना, पाकिस्तान को बाईपास करना, ये सारे हमारे उनके साथ एग्रीमेंट्स हैं। डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स हैं उनके साथ हमारी। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। एंड फाइनली आप कंक्लूजन में बता देंगे कि इंडिया और सेंट्रल एशिया का इकोनॉमिक कॉपरेशन दिन पे दिन एक्सपेंड होता जा रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, एनर्जी पार्टनरशिप्स इनमें आपस में बढ़ रही हैं, दीर्घकालिक आर्थिक एकीकरण की ओर भी ये लोग बढ़ रहे हैं। ये सारा आप बताएंगे। अगर हम अपने टाइज को इनके साथ अच्छा करेंगे, मतलब अगर हम अपने संबंधों को मजबूत करेंगे, तो भारत की यूरेशियाई उपस्थिति और आर्थिक हितों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। सो गाइज, आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। काइंडली वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। डिस्क्रिप्शन में MPSC 1 की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो ओल्डर वीडियोस मेरे जो भी हैं, आप वो सारे वीडियोस को देखो, उसमें से आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करो इफ़ यू डोंट वांट टू परचेज नोट्स। एंड अगर आपको नोट्स को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप आप कर सकते हैं।